Welcome back. Myself, Dr. A.B. Vani, Director CEO of Consulto, and your host. In today's podcast, we are going to talk about postpartum care in detail. The first 10 days, that is the stage of the regime. It is very important. घर में हर तरफ खुशियों का माहौल है और क्यों ना हो, घर में नन्हे मुन्ने की किलकारियों की वजह से हर जगह खुशी जो बढ़ रही है. बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट neglect towards the mother's health. She is also a new mother in the family now. The process of the pain she has undergone, the ongoing bleeding makes her enervated. Today we have our wonderful guest, Dr. Gunjan Goyal with us. She has 16 years of experience as an obstetrician and she is a professor at World College of Medical Sciences and she is MS Gynae. Hi, all the beautiful ladies out there. Congratulations, first of all, you are a mommy now. एंड पोस्टपार्टम केयर और केयर आफ्टर डिलीवरी, जहां आपका पूरा परिवार खुशियां मना रहा है और आप भी बहुत खुश हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये जीवन में एक नया पड़ाव है, एक दूसरे जीवन की शुरुआत जैसा है. एक नन्हा मेहमान आपके घर आया है और उसके बाद आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ आपकी फीलिंग्स में, आपके फिजिकल, आपकी सोशल इंटरेक्शंस, हर चीज़ में चेंजेस होते हैं. और बेसिकली आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, जिसके लिए अगर आपको ठीक से नॉलेज है और आप वेल इन्फॉर्म्ड हो तो अपनी बॉडी में उन चेंजेस को ठीक से अडेप्ट कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड इन अ हेल्दी एंड हैप्पी वे विद योर बेबी. Firstly, let's talk about the difference between a normal and a cesarean section delivery. बहुत सारे ऑडियंस को थोड़ा कंफ्यूजन होगा नॉर्मल डिलीवरी और ये सिजेरियन सेक्शन में डिफरेंस क्या है. एंड this is not just for the mothers, but this is going to helpful for the family members also. So madam, ये cesarean section और normal delivery में फर्क क्या होता है, क्या अंतर होता है? सर देखिए, आई विल टॉक अबाउट दैट इन ब्रीफ. जो नॉर्मल डिलीवरी है इसके अपने अलग प्रोज होते हैं और कॉन्स होते हैं, और जो सिजेरियन सेक्शन है इसकी अपनी अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती है. देखिए, नॉर्मल डिलीवरी इज रादर स्मूथ एंड देयर इज लेस चांस ऑफ pelvic infections, no anesthesia complications and decreased rate of maternal mortality. रिकवरी टाइम भी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब जल्दी होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग कॉम्प्लिकेशंस भी कम होती है. और बस इसमें आपका डिसएडवांटेजेस कुछ ही हैं, जैसे पेल्विक फ्लोर स्कैरिंग होती है और उसमें हम एक छोटा सा कट देते हैं जिसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है कभी कभार, वो भी इफ़ यू डू नॉट मेंटेन अ प्रॉपर हाइजीन. एंड इसमें इनकॉन्टिनेंस, जैसे इफ़ इट इज़ अ डिफ़िकल्ट डिलीवरी और डिलीवरी नॉट डन एट अ प्रॉपर प्लेस or at the hospital settings, then there is a chance of incontinence in bowel, fecal incontinence and prolapse के chances बढ़ जाते हैं if it is a prolonged labor. Otherwise इसके most of the time normal delivery के advantages होते हैं. और cesarean section में basically it's a planned thing. ये एक प्लान तरीका होता है, कोई लेबर पेन नहीं होता है, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी में शी हैज़ टू अंडरगो लेबर पेन फॉर एटलीस्ट 12 to 14 hours. देयर इज नो लेबर पेन. अच्छा, तो अगर हम इस क्वेश्चन पे बात कर लेंगे कि ये मदर घूम कब सकती है, व्हाट आई मीन बाय घूम कब सकती है, वो चल कब सकती है, क्योंकि इंडिया में एक ट्रेंड है डिलीवरी हो गया अब बेड पे लेटो. सो बीट ए नॉर्मल डिलीवरी, बीट ए सिजेरियन सेक्शन, दोनों में पेशेंट चलना फिरना कब से स्टार्ट कर देगा? देखिए, ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड है कि उनका रिकवरी टाइम कैसा है. इफ़ दे आर रिकवरिंग इट फास्ट तो 1 to 6 weeks के बीच में विद इन 1 week शी कैन इजीली मूव अराउंड. We are talking about the cesarean section.
और both नॉर्मल in डिलीवरी? normal delivery and C-section, she can easily move around within a one week itself. विद इन 1 वीक ओनली। और नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा कम होगा कि इतना ही है? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी में within 3 to 4 days depending on the patient's will and everything, she can move within मैं 3 क्यों days. पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी दादियाँ 15 दिन बोलती है, 25 दिन बोलती है, हिलो नहीं। सो पेशेंट को हिलना डुलना जरूरी है, ये नहीं कि एक ही जगह पेशेंट एक बेड पे लेटे रहे। तो नॉर्मल डिलीवरी में आपने बता दिया 3 से 4 दिन के बाद ही, और सिजेरियन सेक्शन में 1 हफ्ते के बाद ही उसको हिलना डुलना जरूरी है। नाउ कैन वी टॉक अबाउट सम टिप्स फॉर मैनेजिंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट? इसमें पेन बहुत होता है, बीट नॉर्मल डिलीवरी, बीट सिजेरियन सेक्शन, पेन होता है। कुछ टिप्स हमारे पास है फॉर मैनेजिंग दिस पेन एंड डिस्कम्फर्ट? देखिए, for managing pain and discomfort, first of all is your doctor must have given you some analgesics like any painkillers and all that, and some cold fomentations, cold presses to reduce the swelling and pain, and sits bath you can take. You can with the betadine in the lukewarm water you can sit, and you can apply ointment in the episiotomy site and all, and you have to see for the signs of infection in the incision site. If there is a high grade fever, any burning in the urine, any discharge from that site, or any swelling or redness, you can see that signs of infection and consult your doctor as soon as possible. अभी हमने इंसिजन की बात ही करी। हाउ कैन वन टेक केयर ऑफ द इंसिजन बीट अ सिजेरियन सेक्शन? क्योंकि हमेशा सिजेरियन सेक्शन का ही इंसिजन नहीं होता है, कभी कभार वेजाइनल डिलीवरी में भी जिसको छोटा ऑपरेशन बोलता है उसमें भी इंसिजन होता है। सो इफ वी कैन गिव अ शॉर्ट ब्रीफ अबाउट द केयर ऑफ द इंसिजन बीट अ सिजेरियन सेक्शन और a नॉर्मल डिलीवरी वाला। देखिए, ये इट्स वेरी इजी। यू हैव टू वियर अ लूज एंड कॉटन क्लोथ्स बेसिकली, एंड इट हैज टू, you have to maintain the hygiene, change your pads. See, blood is a very good culture media, so you have to change your pads and all every 2 to 3 hours, and you have to maintain the hygiene, and you have to use on this cleaning agent. You don't have to use any chemicals or any scented soaps out there, but you just have to maintain your hygiene, and you have to clean the incision site softly, and you just need to apply ointment out there. If we can talk about in a broader aspect, कितने टाइम के बाद एक माँ जिसका सिजेरियन सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुआ है वो ड्राइविंग कब कर सकती है और जाके घर का छोटा मोटा काम लाइक लिफ्टिंग अ चेयर और समथिंग गोइंग इन किचन, तो वो रिज्यूम कब कर सकती है? ये जिसको मैं हैवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट करना बोलूँगा या ड्राइविंग करना बोलूँगा, तो कब तक कर सकते हैं? देखिए, आई वुड अगर चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, 6 weeks इज द मिनिमम, बेयर मिनिमम पीरियड, जिसे 40 days रूल भी हम कहते हैं। तब तक आपको बेड रेस्ट लेना चाहिए, और जस्ट यू कैन मूव अराउंड, बट डूइंग एनी लिफ्टिंग वर्क्स और एनी ड्राइविंग एंड ऑल शुड बी डन ओनली आफ्टर 6 weeks, बिकॉज 6 हफ्ते में जो आपकी यूट्रस का साइज बढ़ा है वो वापस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के जैसा होने लगता है। तो 6 हफ्ते एक ये मिनिमम। लेट्स टॉक अबाउट द फूड, क्योंकि फूड इंडियन कल्चर का एक बहुत अहम चीज़ है। कोई बोलता है कि जड़ी बूटी लाओ, वहाँ से वो खिलाओ। सो इफ यू कैन टॉक अबाउट द फूड, क्या खाना चाहिए, क्या व्हाट इज प्रेफर्ड एंड व्हाट इज टू बी अवॉइडेड? देखिए, जब हम खाने की बात करते हैं तो खाने में मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू अवॉइड एनी हाई फैट डाइट, एंड यू हैव टू अवॉइड एनी देखिए, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा घी और तेल और मसाले आपको नहीं लेना है। इसमें आप सिंपल फूड रखेंगे, घर का खाना रखेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स रखेंगे, सैलिड्स रखेंगे, ऑल द टाइप ऑफ फ्रूट्स रखेंगे अपनी डाइट में, मिल्क, फुल क्रीम मिल्क रखेंगे। आपको मिल्क, देखिए दूध से दूध बनता है, तो इसीलिए आपको दूध ज़्यादा क्वांटिटी में इंटेक करना है, और प्रॉपरली खुद को, पेशेंट को खुद को हाइड्रेट रखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पानी कम पियो, पेट फूल जाएगा या मोटे रह जाओगे। देखिए, जो मिल्क का कंटेंट होता है, ब्रेस्ट मिल्क का कंटेंट होता है, उसमें 70% वाटर होता है। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड मेंटेन अ शेड्यूल्ड स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स एंड शेड्यूल्ड डाइट। इफ यू कैन टॉक अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग, मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि कभी सिजेरियन सेक्शन में
अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं अभी आपका सिजेरियन सेक्शन हो गया है, आपको एनेस्थीसिया दिया गया है, यू डोंट हैव टू ब्रेस्ट फीड ओवर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सो कैन वी स्टार्ट इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर अ सिजेरियन सेक्शन ऑल्सो? देखिए, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, इमीडिएटली यू हैव टू स्टार्ट फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि जो पहला ब्रेस्ट मिल्क निकलता है दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। एंड ऑलवेज वी ऑलवेज से कि ब्रेस्ट मिल्क इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कन्वीनियंट, इजीली डाइजेस्टेबल, available all the time, and is rich in all the nutrients, and so it should be started as soon as possible on the delivery table itself. It should be started. The last question, and now the very important question, postpartum depression. बेबी हुआ, बेबी के साथ सारे खुश है, मदर डिप्रेशन में चली गई, सो दैट यू कॉल पोस्टपार्टल डिप्रेशन। मदर को कैसे पता चलेगा कि उसको पोस्टपार्टल डिप्रेशन हो रखा है? नंबर 1। नंबर 2, ये पोस्टपार्टल डिप्रेशन बहुत कम होता है क्या है? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये कब तक मदर को हो सकता है आफ्टर डिलीवरी के बेबी? देखिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हालांकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट एज वी डिस्कस इन ब्रीफ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन विद इन 1 year ऑफ डिलीवरी होता है, ठीक है। 1 साल तक हो जाता है ये? 1 साल तक। और मदर को कैसे पता चलेगा कि उसको पोस्टपार्टल डिप्रेशन हो गया? व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस पोस्टपार्टल डिप्रेशन? देयर विल बी स्पेल्स ऑफ क्राइंग, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, नींद ना आना, और बार बार कुछ अलग से सोचते रहना, बेबी को प्रॉपरली केयर नहीं कर पाना, पीडियाट्रिशियन के साथ उनके अपॉइंटमेंट स्किप करना, और एक आपका लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, मदर का लॉस ऑफ एपेटाइट होना, और ठीक से अपना केयर ना करना, बेबी का केयर ना करना, और बेसिकली इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं क्या? हाँ जी, इसके बेसिकली ये 3 तरह का होता है: पोस्टपार्टम ब्लूज और बेबी ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस, विच इज़ द सीवियर फॉर्म ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। देखिए, पोस्टपार्टम ब्लूज और बेबी ब्लूज विद इन 2 weeks ऑफ डिलीवरी होता है। उसमें इंसिसेंट क्राइंग होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा रोता है, दे ऑलवेज थिंक कि हम अपने बेबी का प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे हैं, उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, और बेसिकली ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है दोज हु आर सिंगल पेरेंट्स, लेस देन 20, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, अकेले हैं, या डिफ़िकल्ट चाइल्ड है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कुछ इस तरह, और मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिन पेशेंट्स में कुछ डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, एपिलेप्सी है, कुछ इस तरह की हिस्ट्री होती है, उन पेरेंट्स में ये ज़्यादा कॉमन है। तो ये बहुत रेयर नहीं है ना? ये बहुत रेयर नहीं है, ये कॉमन है। We hope this podcast has cleared your queries. Do like, subscribe and press the bell icon for notifications. Stay healthy, be safe. God bless all of you.